वेब सीरीज के बारे में हम एक्सप्लेन करने के लिए जा रहे हैं। उस वेब सीरीज का नाम है दलदल। दोस्तों, जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि ये एक हिंदी मनोवैज्ञानिक एक क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है, जिसे ये प्राइम वीडियो जो कि 30 जनवरी 2026 को ये वर्ल्ड वाइड रिलीज किया गया है। आई होप आप लोगों ने भी देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहे। इस दलदल वेब सीरीज की पूरी कहानी क्या है, आज की वीडियो में कहानी का पूरा एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। तो दोस्तों, इसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार आने वाला है। ये वेब सीरीज काफ़ी सारे ऑडियंस को बेहद पसंद आई है। बाकी आपका क्या राय है, क्या निर्णय है इस वेब सीरीज को लेकर, आप वीडियो देखने के बाद आप लास्ट में कमेंट में आप अपना ओपिनियन जरूर डालें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, दलदल कहानी की शुरुआत होती है मुंबई से, जहां पे हमें ये दिखाया जाता है कि मुंबई क्राइम ब्रांच में अब नवयुवक डीसीपी रीता फेर को एक अजीब और भयानक सीरियल किलिंग केस सौंपा जाता है, जिस वजह से जहां पीड़ितों शवों को एक खास डरावनी शैली में छोड़ा जाता है। और यही हत्या श्रृंखला कहानी की एक मुख्य धुरी बनती है। अब शुरुआत में हमें यह मामला जो डेटा है, फिंगरप्रिंट और बहुत सारे ऐसे सबूत होते हैं जो कि नजर आता है कि एक पागल मानसिक रूप से गहरे टूटे व्यक्ति सारे कत्ल कर रहा है, सरेआम कत्ल कर रहा है, जिसकी हिस्सा की शैली बेहद उत्तेजित और वैचारिक और एक काफी ज्यादा रहस्यपूर्ण है। ना तो आज तक किसी ने जाना है इस बात को लेकर और ना ही किसी ने अभी तक पहचाना है आखिर उसका मानसिक रूप क्या है। हालांकि ये डेटा और फिंगरप्रिंट सब इकट्ठा करने के बावजूद भी और हमें तभी डीसीपी रीता को न केवल मामला सुलझाना है, बल्कि मुंबई में ऐसे बहुत सारे अपराध हैं जो कि जगत के डार्क कोनों तक पहुंच सके। अंडरग्राउंड नेटवर्क, एक ड्रग फैमिलियों और गुप्त संगठनों से लड़ना, पुलिस के विभाग के भीतर कर्तव्य, ईर्ष्या और लैंगिक एक पूर्वाहन से भी जूझना होता है। जैसे जैसे ये कहानी दोस्तों आगे बढ़ती है, वैसे वैसे हमें दिखाया जाता है कि रीता को अब ये थोड़ा बहुत तो एहसास होने लगा है कि ये सिर्फ एक पढ़ा लिखा अपराध नहीं है, ये एक बेबुनियाद अपराध है, बल्कि इसे जुड़े ऐसे बहुत सारे कई लोग हैं जो कि मानसिक स्थितियां और सामाजिक आर्थिक कारण हैं जो कातिल को एक खास शैली की हत्या करने के लिए प्रेरित भी करता है। अब कहानी से यहाँ हमें दूसरे सीन में शिफ्ट किया जाता है और जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि रीता के भीतर भी कई पुराने घाव ऐसे हैं और अपराध से जुड़े एक आंतरिक संघर्ष भी होता है। वो बहुत प्रयास करने के बाद भी अतीत की गलती भी उसे याद आती है। वो ना चाहते हुए भी आखिर गलती याद आ ही जाती है। कितना कुछ उसे भुलाना भी चाहती है। खुद की क्षमता पर उसे शक होने लगता है कि आखिर उसके अंदरूनी वो क्या क्षमता है, वो क्या क्या कर सकती है। एक रिश्तेदार, नुकसान या गहरा दर्द जो कि अंत तक एक रेखांकित रहता है। दोस्तों, एक यही आत्मा आलोचना और मानसिक दबाव भी कई सारे ऐसे कारण होते हैं जिस वजह से जो रीता है काफी ज्यादा टूटी हुई है। अब इन मानसिक परतों को कहानी का एक साइकोलॉजी कोर भी कहा जा सकता है, जहाँ पे रीता केवल अपराधी को पकड़ने की बजाय खुद अपनी मानसिक स्थिति से लड़ती नजर आती है। उनका जो मानसिक स्थिति है कुछ ऐसी मोड़ पे चला जाता है, कुछ ऐसी कहानी बन जाती है जो कि अब यहाँ अपराधी को पकड़ने की बजाय वो सोचती है पहले अगर मैं अपनी मानसिक स्थिति को अगर ठीक किया जाए, अगर उसे स्ट्रॉन्ग किया जाए तो ये जितने भी अपराधी हैं, चाहे साइकोलॉजी जो कोर जिसे कहा जाता है, वो अपने आप पकड़ लेंगे। तभी दोस्तों यहाँ पे एक सीरियल की शुरुआत होती है और जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ये सीरियल की शुरुआत एक मामूली केस से होती है, जहाँ पे एक साधारण व्यक्ति होता है और उसका सब मिलता है, लेकिन हत्या की विधि काफी अजीब होती है। कभी बराबर का निशान, कभी अलग अलग तरह के सबूत। रीता का जो टीम है वो सदस्य में उत्साह और एक संयम दोनों मिश्रे होते। वो काफ़ी ज़्यादा प्रयास करने के बाद वो व्यक्ति को बहुत कठिन मेहनत करने के बाद वो सब तो मिलता है, लेकिन जो उसकी विधि है वो काफ़ी ज़्यादा अजीब लगती है उसे। कभी उसे किसी भी चीज़ का अलग निशान मिलता है तो कभी अलग मिलता है। अगर सबूत भी वो किसी तरह ढूंढती है तो सबूत भी उसे अलग अलग प्रकार का मिलता है, जिस वजह से अब रीता जो है काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज हो चुकी है। अब वो मन ही मन सोचने लगती है कि ऐसे कैसे हो सकता है,
लेकिन रीता जान जाती है कि यह सिलसिला पहली हत्या नहीं है। इससे पहले बहुत सारे ऐसे मर्डर हो चुके हैं जिसके बारे में आज तक लोगों को पता ही नहीं, मीडिया वालों को ये खबर ही नहीं, और ना ही उसी रीता जानती है। बल्कि कई हत्यारों पहले भी इसी तरह हुई थी जिन पर ध्यान नहीं दिया गया। मीडिया वाले ने इस चीज को छुपा दिया है, गांव वाले ने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया है, और गांव वाले डर की वजह से, खौफ की वजह से वो किसी के सामने एक्सप्लेन नहीं कर रहे, बता नहीं पा रहे। अब यह किरदार और कहानी दोनों को एक अंतर्राष्ट्रीय शैली की खलनायक सोच में लेके जाता है। यानी कि मेन जो कहानी का जो सिलसिला है, मेन कहानी का जो नींव है, वो दोस्तों यहाँ से शुरू होती है, जहाँ से साजिश और प्रवेश एक पत्रकार अनीता को हमें दिखाया जाता है। अब जैसे ही मूवी को आगे बढ़ाया जाता है तो हमें सीन में ये दिखाया जाता है कि धीरे धीरे जांच में साजिद का नाम, सबूत अब धीरे धीरे ऊपर आने लगता है, सबकी नजरों में आने लगता है, उभरने लगता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसे करीब परिस्थितियों में भी एक संगठित माना जाता है, उसकी मानसिक स्थिति और इतिहास को एक खंगाला भी जाता है, जिसे दर्शक यह सोचने लगते हैं कि यह वास्तव में कातिल है। कुछ ऐसे ही उसका रहस्यपूर्ण कहानी होती है, कुछ ऐसा ही उसका व्यवहार होता है, जिस वजह से कोई भी इंसान या कोई भी देखने वाला दर्शक है यह आराम से बिल्कुल सोच सकता है कि आखिर यही कातिल हो सकता है। अब फिर से कहानी को हमें दूसरी मोड़ पे लेके जाई जाती है, और जहाँ पे हमें ये दिखाया जाता है कि इसी बीच जो अनीता है वो आचार्य नाम की एक पत्रकार की कहानी में प्रवेश करती है। हालांकि उसे बरसों से नहीं जानती थी और कुछ ही दिन पहले उससे जान पहचान होती है, और फाइनली इस कहानी में जो आचार्य नाम की एक लड़की होती है वो इस कहानी में प्रवेश करती है। और जैसे वो इस कहानी में प्रवेश करती है तो कहानी का ट्विस्ट अब पहले के अपेक्षा अब काफी ज्यादा बढ़ चुका है। फिर दोस्तों हमें आगे अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि जो रीता के काम को अब जोर शोर से काफी ज्यादा कवर कर रही है, यानी कि उसकी मदद कर रही है। जो रीता चाह रही है कि मैं ये कर सकती हूँ और मुझे ये जल्द से जल्द होना चाहिए, लेकिन आचार्य जो पत्रकार होती है वो इसमें जो है काफी ज्यादा उसका हेल्प भी करती है, सवाल उठा रही है और रीता के काम व्यक्तित्व पर प्रहार भी कर रही है। यह पत्रकार रीता के साथ काफी ज्यादा संघर्ष, सहयोग और तनाव को दूसरा एक महत्वपूर्ण एक स्तंभ बनती है। जैसे एक घर का पिलर होता है जो कि पूरे पिलर पे एक मकान खड़ा होता है, पूरा घर खड़ा होता है, वैसे ही रीता के साथ ये आचार्य जो पत्रकार होती है ये उसके हर कदम पे, ये हर मोड़ पे उसका साथ देती है, जिस वजह से जो रीता का काम है काफी ज्यादा आसान हो जाए और वो काफी आगे तक जाए और दुश्मनों को वो जल्द से जल्द पकड़ में आ जाए, और जितने भी सबूत हैं वो जल्द से जल्द उसे मिल जाए। तो दोनों में काफी अब अच्छी नजदीकियां भी बढ़ जाती है, दोनों में काफी ज्यादा दोस्ती भी हो जाती है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों कुछ सीन के बाद यानी कि हमें अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि जैसे जैसे कत्ल की संख्या अब बढ़ती है, रीता को यह एहसास होता है कि कातिल की सोच असामान्य है। वो सीमित में रह के नहीं सोच रहा है, वो कुछ ऐसा सोच रहा है जिससे जो लोग या जितने भी इस दुनिया में कातिल हैं वो ऐसा आज तक नहीं सोचा है। एक बिल्कुल अलग दिमाग की उसकी सोच होती है, वह गहरे मानसिक अनुभव से एक ग्रसित होती है। कातिल दृष्टिकोण शायद समाज, अपराध और न्याय एक अनूठे दृष्टिकोण से वो मानता है। अब रीता खुद अपने अंदर अंधेरे को पहचानने लगती है। उसे अब धीरे धीरे ये तो समझ में आने लगा है कि अब ये मेरे बस का बाहर का है, मैं एक अंधेरेपन हूँ, मैं उजाला में कैसे जाऊँ जिस वजह से ये जितनी भी प्रॉब्लम है, जितनी भी समस्या है, मैं इसको खत्म कर सकूँ। लेकिन इस बीच टीम के भीतर भी कुछ विभिन्न प्रतिक्रियाएं उभरती है। जैसे सहयोगी विश्वास में आए तो कुछ और विश्वास भी, यानी कि दोनों चीजें अब ये उल्टा पुल्टा जो है अब टीम में चलने लगती है, जिस वजह से रीता का जो माइंड है अब पहले से थोड़ा बहुत अब डिस्टर्ब की तरफ चलने लगा है। अब रीता अब खुद को संभाल नहीं पा रही है, खुद सही ढंग से निर्णय नहीं ले रही है, खुद सही ढंग से सोच नहीं रही है कि आखिर उसे क्या करना चाहिए, अपने माइंड पे कंट्रोल कैसे करना चाहिए, और जितने भी अपराधी हैं उसे हमें पकड़ में कैसे लाना चाहिए, कैसे हमें सारे सबूत को इकट्ठा कर सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ से कहानी को एक आगे की तरफ शिफ्ट किया जाता है, और जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि अब केस सिर्फ किसने किया, सीरीज का साइकोलॉजी एक एंगल अब काफी ज्यादा गहरा हो जाता है। यानी कि यह समझना कि एक हत्याएं क्यों हो रही है, क्या यह रीता की खुद एक पिछली जीवन घटनाएं या इस अपराध को प्रभावित कर रही है।
अब इन सब बातों को वो सोचने पे काफ़ी ज़्यादा मजबूर हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा साइकोलॉजी पे उसका ब्रेन काम करना शुरू कर देता है। एंजल काफ़ी ज़्यादा गहरा हो जाता है, यानी कि उस केस में, उस काम में अब रीता जो है वो फाइनली पूरी तरह से डूब चुकी है। अब वो ये चाहती है कि जल्द से जल्द मैं इस केस का निपटारा करूं, चाहे जितनी भी जल्दी हो सके। लेकिन यहाँ तक कि श्रेष्ठाओं को अब थोड़ा बहुत तो डाउट भी होने लगता है कि क्या साजिद असल में कातिल है, क्योंकि जितने भी वहाँ पे ऑडियंस होते हैं, जितने भी गांव वाले होते हैं या जितने भी पुलिसकर्मी होते हैं, सबको एक डाउट सा होने लगता है कि साजिद जो है वही एक असली कातिल है या वह किसी बड़े नेटवर्क का एक दलाल का हिस्सा है। अब सबको ऐसा कुछ ना कुछ अनुभव होने लगता है, क्योंकि जो उसकी एक्टिविटी है कुछ एक नॉर्मल इंसान से एक अलग इंसान की तरह होता है। लेकिन कुछ सबूतों रीता को इस दिशा में लेके जाता है, लेकिन उसे वास्तविकता और भ्रम के बीच रेखा बहुत पतली हो जाती है, जिस वजह से उसे समझना या उस पर विचार करना काफ़ी ज़्यादा एक टफ माना जाता है। अब रीता पहले तो परेशान होती है, लेकिन अब रीता जो है काफ़ी ज़्यादा और परेशान हो चुकी है। जीवन का अंत एक करक अदृश्य होता है, और जहाँ पे ये उभरता है कि कातिल की असली पहचान। जब ये सारे सबूतों को कारनामा फाइनली हो जाता है, तब उसके बाद रीता की अब असली पहचान होती है कि आखिर वो खुद क्या है, वो आखिर क्या क्या कर सकती है। उसकी प्रेरणा और एक मनोवैज्ञानिक रूप में जो वजह और जो कत्ल करने की प्रेरित कर रही होती है, रीता भी अपनी मानसिक एक जयोजहद का एक समाधान करती है। अब वो मन ही मन अपने आप को तंदुरुस्त करती है, मन ही मन अपने आप को स्ट्रॉन्ग करती है और एक नई दुनिया में लेके जाती है, जहाँ पे उसका माइंड बिल्कुल फ्रेश लगे, कातिल को पहचानने में काफ़ी ज़्यादा आसान हो, असली कातिल कौन है उसे क्षण में पकड़ा जाए, उसे मिनटों में पकड़ा जाए। दोस्तों, ये दर्शकों के साथ सवाल भी ये जो वेब सीरीज है वो छोड़ता है कि न्याय, अपराध, समाज और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में काफ़ी गहरा चिंतन भी होता है। यानी कि इन सब को अगर चीज़ देखा जाए तो इसमें हालांकि सब कुछ इसमें मिक्स किया गया है, हर एक चीज़ें इसमें डाली गई है जो आजकल की जैसा जनरेशन चल रहा है उसके हिसाब से चाहिए। दोस्तों, दृढ़ कर्तव्यनिष्ठ परंतु काफ़ी ज़्यादा टूटती हुई नजर आती है। अपने अंदर को वो दर्द से भी जूझती है और कभी कभी निर्णयों पे उसे अब शंका भी होने लगता है। लेकिन यही अगर हम साजिद की बात करें तो और निश्चित एक मानसिक स्थिति है, एक ऐसा प्लान जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया हो। जगत में अपने पीड़ा के कारण हत्याओं की शैली सीरीज की यूनिक एक रहस्य का केंद्र होता है, जो कि पूरी की पूरी बिंदु उस वहाँ पे स्थिर होता है। लेकिन जो अनीता यानी कि जो पत्रकार होती है वो बहस, दबाव और कठिन सवाल पूछने वाली एक लड़की होती है, काफी ज्यादा साहसी, काफी ज्यादा मेहनती भी होती है। रीता को आगे बढ़ने और अपने अंदर झांकने पे वो मजबूर करने वाली एक ऐसी लड़की होती है जो सब कुछ को पीछे छोड़ के बस उसको कुछ नहीं ओनली काम दिखता है। दोस्तों, ये कहानी के आंतरिक मनोवैज्ञानिक संघर्ष को हमें ये दिखाता है कि जो अपराध की सतह से कहीं काफी ज्यादा गहरा हो चुका है। तो दोस्तों, ये वेब सीरीज हमें बहुत कुछ सिखा जाती है, और जब इस वेब सीरीज को आप देखोगे तब कहीं ना कहीं आप ये अनुभव करोगे कि एक कातिल या एक कोई गलत काम या एक जो साइकोलॉजी और एक जो मानसिक स्थिति है उसे हम लोग को कैसे परखा जाए, उसे कैसे संतुलित बनाया जाए, उसे कैसे नॉर्मल रखा जाए। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि जो दलदल वेब सीरीज है ये केवल क्राइम थ्रिलर एक मूवी नहीं है, या हम यूँ कहें तो ये एक वेब सीरीज नहीं है। ये इंसान यानी कि मानव मन, अपराध की एक प्रकृति, न्याय प्रणाली, लिंग भेद, मानसिक तनाव और आत्म देश के बारे में एक गहरी व्याख्या है, जिसे अपने जीवन में उतारने की काफी ज्यादा वो चेष्टा भी ये वेब सीरीज करवाती है कि इस इंसान के मन में क्या चल रहा है, आजकल के जनरेशन में क्या हो रहा है। ये पूरी कहानी हमें व्याख्या करती है, और ये कहानी हमें ये भी दिखाती है कि कैसे एक अपराध केवल कानून सवाल नहीं होता, बल्कि वह मानव की आस्था, घटनाएं, डर और साहस से काफी ज्यादा जुड़ा होता है। यानी कि पूरी की पूरी अगर मैं इस दलदल वेब सीरीज की मैं कहानी की बात करूं तो ये पूरा मनोविज्ञान ये आजकल के मानव के ये पूरा का पूरा एक मिश्रित होता है। दोस्तों, ये जो
दलदल वेब सीरीज है ये, इसमें जो भी चीज़ें दिखाई गई है इसमें कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। दलदल एक मनोविज्ञान, रहस्यात्मक और एक गहन क्राइम थ्रिलर है, जो कि जब आप इस वेब सीरीज को वॉच करोगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। हालांकि 15-20 मिनट की वीडियो में पूरा का पूरा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता कि आखिर एक एक मिनट एक एक सेकेंड में आखिर इसकी कहानी क्या है, इसलिए मैं शॉर्ट में और काफ़ी ज़्यादा एक एट्रैक्टिव स्टाइल में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ या एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करता हूँ। हालांकि मुख्य कहानी एक सीरियल किलर जो कि केस की पूरी इर्द गिर्द इसकी कहानी घूमती रहती है। डीसीपी रीता जो कि फिर यरा अपने पेशेवर और व्यक्तित्व संघर्ष का सामना करते हुए एक अपराध तह तक जाती है। इतना उसके जीवन में संघर्ष होने के बाद, मानसिक प्रॉब्लम होने के बाद फिर भी वो अपराध के प्रति वो पागल रहती है कि कैसे इसको ठीक किया जाए। प्रत्येक पात्र, प्रत्येक घटना अपनी कथा एक मनोवैज्ञानिक परत और काफी ज्यादा ये उद्देश्य को भी ये सराहना करती है। दोस्तों, कहानी के अंत में ये केवल अपराधी पकड़ने नहीं बल्कि मानव के मन और समाज के प्रश्नों पे काफी ज्यादा गहराई भी ये उतरती है। तो दोस्तों, ये था पूरा का पूरा एक्सप्लेन दलदल मूवी का। ये थी पूरी की पूरी कहानी दलदल मूवी का। आई होप आप सभी को आज की वीडियो बेहद पसंद आई होगी। दलदल मूवी की कहानी जो है वो भी बेहद पसंद आई होगी। अगर आप लोगों ने इसको फाइनली अगर आपने देख लिया है तो आप अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर कर सकते हैं कि आखिर दलदल वेब सीरीज की कहानी आपको कैसी लगी। क्या इसमें जो भी चीज़ें दिखाई गई है क्या वो आजकल के जनरेशन के हिसाब से सही है, क्या गलत है, या आज के जनरेशन में ऐसा क्या प्रभाव पड़ने वाला है। वहीं पे दोस्तों, अगर बात किया जाए इस वेब सीरीज को, अगर आपके पास टाइम है तो आप देख सकते हैं। बाकी अगर इसमें बात की जाए क्या इस दलदल वेब सीरीज को अपने फैमिली और बच्चों के साथ देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, तो दोस्तों हालांकि मैं तो यही कहूँगा आप अपने बच्चों से इस वेब सीरीज को आप दूर ही रखें, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ दिखाई गई है जिससे आपके बच्चे काफ़ी ज़्यादा डर सकते हैं या काफ़ी ज़्यादा एक गलत निगेटिव मतलब जो प्रभाव है वो पड़ सकता है। बाकी कोई खास इसमें वो नहीं है, बाकी आपकी चॉइस, आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। बाकी जो भी है दोस्तों, आप अपना ओपिनियन कमेंट में दे सकते हैं। दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशन एंड स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।